अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मेरे दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी लेक्चर 2 में कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। आज हमने बात करनी है लेक्चर 3 में टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम से पहले हम बात करने से पहले बात करेंगे टाइम शेयरिंग क्या होता है। आज हमने बात करनी है टाइम शेयरिंग सिस्टम, या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ जो हमारे पास टाइम शेयरिंग की टर्म इस्तेमाल होती है वो क्यों यूज़ की जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम शेयरिंग से पहले एक और थोड़ी सी लॉजिक ले लेते हैं। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि जो हमारा यूज़र होता है वो हमारे कंप्यूटर से या ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, यानी डायरेक्टली उससे उसका रब्ता नहीं होता, जिसकी वजह से उसको ये पता नहीं चलता कि उसका जो प्रोग्राम वो रन करना चाहता है, जिसकी चीज़ की आउटपुट लेना चाहता है, वो सक्सेसफुल रन हो गया है या नहीं, उसकी आउटपुट आ चुकी है या नहीं, उसकी आउटपुट प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम कब होती थी? जब एक यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट जब नहीं होता था तो उस वक़्त ये सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती थी। तो अब ये कंसेप्ट आया टाइम शेयरिंग का। हमने क्या करना है, अपने यूज़र को यानी कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए हम टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया। एक और बात, हमने क्या करना होता है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ना रिसोर्स, अगर कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, जो सबसे ज़्यादा शेयर होने वाला है, वो हमारा सीपीयू होता है। टाइम शेयरिंग से ही हमने सीपीयू से काम लेना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि एक प्रोसेस को कितना टाइम दिया जाएगा, तो वो उसके लिए टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। कहता है टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरएक्टिव। बात वही समझ आ गई। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं होते थे। CPU is most important source that is shared. Each job gets CPU for small amount of time. अच्छा, एक कोई भी CPU किसी भी जॉब को लेता है, थोड़ी देर के लिए लेता है, ठीक है। उसको टाइम क्वांटम दे दिया जाता है, टाइम स्लाइस भी कहा जाता है उसको। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। व्हेन द अलॉटेड टाइम, यानी जो टाइम दिया गया पीरियड फॉर ए जॉब इज़ यूज्ड, द नेक्स्ट जॉब इज़ इन लाइन इज़ एलोकेटेड CPU। जब एक जॉब को जो अलाटेड टाइम दे दिया जाता है वो ख़त्म हो जाता है, वो जॉब कंप्लीट हो जाती है, तो एक और जॉब लाइन में लगी होती है, उस जॉब को CPU दे दिया जाता है। फिर अब देखो ये स्विचिंग हो रही होती है। कहते हैं द स्विचिंग बिटवीन जॉब्स अक्कर वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत तेज़ी से हो रही होती है। इट अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द जॉब एज इट इज़ रनिंग। अब सुनो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, हम अपनी जॉब के साथ इंटरेक्ट नहीं होते थे, हमें नहीं पता वो जॉब सक्सेसफुल हुई है या नहीं। लेकिन यहाँ पे हम टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट में हमें ये पता चल रहा है ये हमारी जॉब सक्सेसफुल हुई है या नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद जॉब दैट आर एग्जीक्यूटिंग, यानी जो जॉब एग्जीक्यूट हो रही है उससे इंटरेक्ट होने के लिए। कम्युनिकेशन यूजली अकर वायर्ड कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से हम कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी हम चीज़ इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके ज़रिए देते हैं, वो हम कीबोर्ड के ज़रिए से देते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। यूज़र गेट ए प्रॉम्प्ट टू इंटर कमांड, यानी कोई भी कमांड लिखने के लिए वो प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करता है। द यूज़र मस्ट नो द स्टेटस ऑफ द जॉब इन ऑर्डर टू इंटर रेलिवेंट कमांड। द आउटपुट ऑफ द जॉब इज़ यूजली प्रेजेंटेड ऑन द मोनीटर, यानी वो प्रॉम्प्ट में अपना कमांड देता है और उसकी आउटपुट को कहाँ पे नज़र आ जाती है, मोनीटर पे। यानी वो पूरा इंटरएक्ट है किसके साथ,
अपनी जॉब जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी जॉब को परफॉर्म करवा रहा है वो पूरे का पूरा उससे इंटरेक्ट हो रहा है, उसको पता भी चल रहा है कि ये जॉब मेरी सक्सेसफुल हुई है या नहीं, उसको ये भी पता चल रहा है मेरी आउटपुट आ चुकी है। जब आउटपुट आ जाएगी तो उसको पता चल जाएगा जो मैंने जॉब दी थी, जो मैंने कमांड दी थी, जो मैंने प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी, वो सारी की सारी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, यानी उसकी जॉब सक्सेसफुल हो चुकी है, वो पूरा पूरा इंटरेक्ट होता है। कहता है जनरली कमांड गिवन बाय द यूज़र टेक वेरी लिटल टाइम टू एग्जीक्यूट, द कंट्रोल रिटर्न टू कमांड लाइन आफ्टर फिनिश कमांड, यानी जो कमांड दी उसने सीपीयू ने थोड़ा सा टाइम लिया, वो टाइम क्या होता है, वो टाइम स्लाइस होता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर देता है 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड कितने मिलीसेकंड होता है, वो उतना काम कंप्लीट करके उसकी कमांड को मुकम्मल कर देता है। द डिस्प्ले सम टाइम ऐसा भी होता है उसकी कमांड मुकम्मल नहीं होती, दूसरा राउंड लगाना पड़ता है उसको। इट डिस्प्ले ए प्रॉम्प्ट टू इंडिकेट दैट सिस्टम इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट एन अदर कमांड, यानी यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, यानी बात की है टाइम शेयरिंग में कि सीपीयू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा, उसको जब भी मैनेज करना है, जब एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोग्राम होंगे, एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोसेस होंगे, तो टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये था हमने यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ किया। अब बात करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, ठीक है जी। अब ये समझने वाली बात बहुत, टाइम शेयरिंग सिस्टम हमारे कौन से हैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल ली हैं, उसमें बात और वाज़ह हो जाएगी इंशाल्लाह। टाइम शेयरिंग सिस्टम, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने कहते हैं टाइम शेयरिंग जो होती है सिस्टम, ये मल्टी यूज़र होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टीटास्किंग कह लो, मल्टी प्रोसेसिंग कह लो, ये सारे के सारे बात मिसाल देता हूँ। 2 मैंने चीज़ें, अब मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको बात पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी। आप क्या करते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे यूट्यूब भी आपने रन की हुई है, आपने कोई चीज़ कॉपी पे भी डाउनलोड पे भी लगाई हुई है, आप कोई चीज़ उसके बाद फिर कॉपी भी कर रहे हैं, और उसके बाद कोई ना कोई यानी आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, यानी 4 प्रोसेस आप एक वक्त में कर रहे हैं। कितने प्रोसेस कर रहे हैं, 4 प्रोसेस एक वक्त में कर रहे हैं। और आप ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरे चारों प्रोसेस एक ही वक्त में कंडक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं इसको कंसेप्ट को कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग पे कहते हैं। ऐसा होता नहीं है कि सीपीयू के पास सिर्फ एक वक्त में एक ही प्रोसेस जाएगा। क्या जाएगा, एक वक्त में सीपीयू के पास एक ही प्रोसेस जाएगा। अब लेकिन प्रोसेस कितने हैं, उसके पास 4 प्रोसेस हैं। तो सीपीयू इसके लिए एक एल्गोरिथम यूज़ करता है, उसको कहते हैं शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग कह लो, जॉब शेड्यूलिंग कह लो। तो हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक है, यहाँ पे हमने डिस्कस की हुई है जॉब जो शेड्यूलिंग है उसमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है। कौन सी हमने यूज़ की है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है सीपीयू ने सारे के सारे प्रोसेस रन करने होते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही प्रोसेस लेना होता है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है मैं आपका इसका प्रॉब्लम हल कर देता हूँ, आपको इसमें किसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टाइम स्लाइस देता हूँ। उसको दूसरे लफ्ज़ों में टाइम स्लाइस को कहते हैं टाइम क्वांटम भी कहा जाता है। ये देखो टाइम स्लाइस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, टाइम स्लाइस किस में यूज़ होता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। अब सुनो बात, मेरे पास क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, और ये मेरा क्या है, सीपीयू है। 4 प्रोसेस हैं। अब मैं इनको प्रोसेस भी करना चाहता हूँ और इकट्ठे भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे राउंड रॉबिन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, जो इसके थ्रू हम टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट समझा सकते हैं आपको। सबसे पहले बात सुन लें कि P1 कंप्लीट होने के लिए 7 मिलीसेकंड चाहिए।
इसको 6 सेकंड चाहिए, इसको 8 सेकंड चाहिए, इसको 5 सेकंड चाहिए, यानी मुख्तलिफ प्रोसेस को मैंने टाइम अलाट कर दिया। अब जो टाइम स्लाइस है ना, जो मैंने टाइम स्लाइस रखा, मैंने कहा जी एक वक्त में सीपीयू किसी भी प्रोसेस को लेगा तो क्या कहता है 2 मिली सेकेंड यानी 2 सेकंड उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम दिया जाएगा। P1 के पास आया, P1 सीपीयू किसको दिया गया? P1 को। P1 ने क्या किया, 2 मिली सेकेंड या 2 सेकंड अपना काम कंप्लीट किया, तो बाकी अब क्या स्विच होगा किसके पास? अब यही किसको दे दिया जाएगा? सीपीयू दे दिया जाएगा P2 को। तो P2 को कंप्लीट होने के लिए 6 सेकंड चाहिए थे, तो उसके लिए उसने 2 सेकंड इस्तेमाल हो गए, बाकी 4 बच गए। तो फिर 2 सेकंड पूरे होने के बाद वो किसके पास आ गया? स्विच कर दिया गया P3 के पास। P3 को 8 सेकंड चाहिए थे, 2 सेकंड इसने अपना काम किया, तो वो P4 के पास आ गया। तो इसके कितना, इसको 5 सेकंड चाहिए 2 काम करने के बाद, फिर वापस कहाँ पे आ जाएगा? P1 के पास। अब P1 ने 2 सेकंड काम कर लिया था, ठीक है, बाकी कितने रह गए? उसको कंप्लीट होने में 5 सेकंड बाकी हैं। तो सीपीयू ने 2 सेकंड फिर काम किया, फिर इसके बाद ये कितने पास, यानी 2 सेकंड काम करने के बाद, क्योंकि टाइम स्लाइस हमने कितना किया, कि यही तो बात होती है कि आप देख रहे होते हैं कि सारे के सारा आपका प्रोसेस इकट्ठे चल रहे थे, इकट्ठे नहीं चल रहे होते हैं। एक वक्त में सीपीयू के पास एक ही प्रोसेस जाएगा, लेकिन वो हम टाइम स्लाइस डिसाइड कर देते हैं कि जिसकी वजह से सीपीयू इसको 2 सेकंड पूरा करने के बाद फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके बाद इतनी तेज़ी से काम, फ्रीक्वेंटली काम कर रहा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि सारे प्रोसेस इकट्ठे हो रहे हैं या अलग अलग। तो ये इस टाइम शेयरिंग कंसेप्ट में हम टाइम स्लाइस अलॉट कर देते हैं। फिर इसकी बारी, फिर ये 4 सेकंड रह गए थे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 सेकंड बाकी रह जाएंगे, फिर 6 रह गए थे तो फिर 2 सेकंड दे दिए जाएंगे, फिर ये 3 रह गए 2 सेकंड, इस तरह ये काम चलता रहेगा। जिसकी वजह से फिर आप देखते हो कि आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 3 प्रोसेस रह जाते हैं, कि नहीं अपने उसने काम करते करते अपना टाइम स्लाइस पूरा कर लिया था। फिर क्या करते थे, उसके बाद आपकी जो कॉपी कर रहे हैं वो भी पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर आप यूट्यूब पे आपके जो वीडियो देख रहे हैं या जो भी काम वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरह आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। ये मैंने मिसाल दी मल्टी प्रोसेसिंग की। दूसरी मैं एग्जांपल लेता हूँ मल्टी यूज़र की। मल्टी यूज़र कहाँ पे होते हैं? मल्टी यूज़र से मुराद क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग का मुराद है एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस कंप्यूटर पे रन होना। मल्टी यूज़र क्या होता है? एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र का एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। अब ऐसा नहीं होगा कि एक कंप्यूटर पे 10 बंदे बैठे हैं, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, जब हम नेटवर्किंग करते हैं, क्या करते हैं, जब नेटवर्किंग एक कंप्यूटर एज ए सर्वर बना देते हैं, बाकी कंप्यूटर हमारे एज ए क्लाइंट हो जाते हैं। ये एग्जांपल मैंने मल्टी प्रोसेस की ली, ठीक है, और ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मल्टी यूज़र की, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये सर्वर है, सर्वर का सीपीयू है, क्लाइंट C1 है, C2 है, C3 और C4 है। ये मेरे पास क्या है, 4 क्लाइंट हैं। अब इसने रिक्वेस्ट सेंड की। अब देखो सर्वर एक है, ये हमारा कंप्यूटर एक है, ठीक है। अब एक कंप्यूटर को 4 क्लाइंट यूज कर, इसको कहते हैं मल्टी यूज़र, इसको कहते हैं मल्टी यूज़र, इसको कहा जाता है। समझ आ गई बात यहाँ तक। C1 ने क्या किया, अपनी रिक्वेस्ट सेंड की, फिर C2 ने कर दी, फिर C3 ने कर दी, C4। अब सबकी रिक्वेस्ट एक वक्त में थोड़ी पूरे करेगा। अब सीपीयू के पास वो क्या कर लेगा, डिसाइड कर लेगा किसको कितना टाइम देना है, कौन सी चीज़ को किस वक्त हमने कंप्लीट करना है। क्लाइंट 1 को किस वक्त कितना टाइम देना है, क्लाइंट 2 को, क्लाइंट 3 को, क्लाइंट 4 को। ये सारा कौन मैनेज कर रहा होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे मैनेज कर रहा होता है कि सीपीयू को यूटिलाइज कैसे करना है, सारे के सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाए और क्या हो जाए, और रिक्वेस्ट भी सारे क्लाइंट की और सारे के सारे काम भी कंप्लीट हो जाएं। तो इसको मैनेज कौन करता है? सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास टाइम शेयरिंग की जो कमांड होती है उसको अप्लाई करता है। तो ये हमारी सिस्टम थे, हमारे टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम यहाँ पे सीपीयू
हर प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देगा। कहता है टाइम, ये पूरे पूरा इसके बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ वेरी कम्प्लेक्स, इट मोर कम्प्लेक्स दैन मल्टी प्रोग्राम्ड एंड, यानी उसकी ज़्यादा पेचीदा है। इट मस्ट बी एबल टू हैव सेवरल जॉब्स रेडी इन मेमरी साइमल्टेनियसली, यानी मेमोरी में एक वक्त में एक से ज़्यादा जॉब्स होती हैं। इट रिक्वायर्ड सम फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। वो कौन मैनेज कर रहा होता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। जॉब मस्ट बी स्वैप्ड इन एंड आउट। स्वैप्ड क्या होता है? तब्दील करना, यानी यहाँ पे जैसे था कि P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, ये स्वैप हो रही हैं। क्या हो रही हैं? स्वैप हो रही हैं। इन आउट, यानी यहाँ पे अब आया इन हुआ, जब यहाँ से निकला तो आउट हुआ, जब इधर आ गया इन हो गया, यहाँ से निकला आउट हो गया। रिस्पॉन्सिबल इन ए रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम कितना था हमारा? रीजनेबल टाइम हमारा टाइम स्लाइस होता है, यानी 2 सेकंड कंप्लीट होने के बाद उसने दूसरे में इन होना, पहले से आउट हो जाना, ठीक है। 2 सेकंड कंप्लीट करने के बाद उसने दूसरे से आउट हो जाना और तीसरे में इन हो जाना। इट मे बी अचीव बाय यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। अब सुनो, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? सम टाइम ऐसा होता है, यहाँ पे हमने बात की थी ना कि बहुत मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी वो होती है जब कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी ख़त्म हो जाए या कम पड़ जाए उसकी स्पेस, तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस ले लेता है, उस स्पेस को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो मेमोरी जब जिसकी ज़रूरत पड़े उस वक़्त जो मेमोरी क्रिएट की जाती है उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं? इस टेक्निक को लिए, यानी ये टाइम शेयरिंग सिस्टम को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्चुअल मेमोरी का भी अरेंज करना पड़ेगा। वर्चुअल मेमोरी, रिपीट कर देता हूँ, वो मेमोरी होती है जब कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी की स्पेस कम पड़ जाए, तो उसको अपनी वो स्पेस पूरी करने के लिए वो हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस ले लेता है, उसको एज ए वर्चुअल मेमोरी बना दिया जाता है। दोस्तों, आपको इसकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। तो मेरे स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो शेयर भी करें और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।